हेलो एवरीवन। अभी हम लोग जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह की फिजिक्स को देख रहे हैं और इसमें आज हम लोगों का टॉपिक है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ठीक है, साउंड जिसको हम लोग कह रहे हैं। इससे पहले जो है वो 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, तो जो लोग उसको नहीं देखें वो लोग चैनल विजिट कर सकते हैं और बाकी सारे लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप जो है किसी भी प्लेलिस्ट को अगर विजिट करिए तो उस प्लेलिस्ट के शुरू में ही आपको मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक, तो आप टेलीग्राम पे स्विच कर सकते हैं और वहाँ से आप इस पूरे के पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी किताबें वहाँ पर रखी हुई है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का दिया है ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या होता है? साउंड होता है। ये कैसी तरंग है? ये हम लोग की अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ये कल ही हम लोग पढ़े थे। और प्रकाश हम लोग के अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में प्र आता है और अनुप्रस्थ में भी प्र आता है, तो इसलिए वो हम लोगों का अनुप्रस्थ तरंग कहला जाएगा। उसको याद रख लेंगे हम लोग इस तरह से। और ये अनुदैर्घ्य तरंग हम लोग ध्वनि को कह रहे होंगे। अभी यहाँ हम लोग का दिया हुआ क्या, पराध्वनिक जो जेट रहा कर रहा होता है, मतलब ऐसे जेट जो कि सुपरसोनिक जेट हैं, वो वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचाते हैं? तो वायुमंडल की ओजोन परत को उससे क्षति हो रही होती है। फिर किसे मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग करा जाता है? मतलब कि हम लोग जो है वो ध्वनि को किस इकाई में मापते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। मतलब डेसिमल जो है वो हम लोग के ध्वनि मापने की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है। ठीक है। आगे दिया हुआ हम लोग का क्या, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो हम लोगों का 16.5 मीटर के आसपास का रहना चाहिए। अगर इतना रहता है तो हम लोगों को जो इको है, प्रतिध्वनि जो है हम लोगों की, वो पक्का सुनाई देगी। अच्छा, स्पष्ट देखने की दूरी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर हम लोगों की होगी। क्लियर है? ऐसा। आगे यदि हम लोग बढ़ जाएँ, दिया हुआ है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकंड। फिर सिनेमाघर या बड़े जो सभागार आदि रहते हैं, वहाँ पर ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक सुनाई देते रहती है। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अनुरणन। मतलब हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। क्या रिवर्बरेशन हम लोग का हो रहता है? मतलब ध्वनि बार बार अलग अलग जगहों से टकरा टकरा के हम लोग के कान तक पहुँच रही होती है। हम लोगों को बार बार उसकी प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देती है, तो इसको अनुरणन हम लोग कह रहे होंगे। फिर चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, एक दूसरे की बात। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो वायुमंडल नहीं है। कल ही हम लोग देखे थे कि जो हम लोगों के रहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग, वही उसको किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ध्वनि जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है ही नहीं, इसीलिए इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। और वहाँ तो निर्वात है, निर्वात है तो वहाँ हम लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा। फिर दिया वह जैव पद्धति, मतलब बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें जो पराश्रव्य ध्वनि है उसका प्रयोग करा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको सोनोग्राफी हम लोग कह रहे होते हैं। सोनोग्राफी में जो है वो बच्चे जो पेट में रह रहे होते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो पता लगाया जा रहा होता है, तो वो उसमें हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है। और 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा की रहेगी, क्या 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा की ध्वनि है तो उसको जो है वो WHO कहता है कि ये जो है वो हम लोगों के कान के लिए सही नहीं है। मतलब ये हम लोगों के लिए दिक्कत दे सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। फिर दिया चमगादड़ जो है वो अंधेरी रात में भी उड़ सकता है और अपना शिकार कर सकता है। इसका कारण क्या है? तो वो जो है वो प्रतिध्वनि तरंग जो है उत्पन्न करता है और आराम से जो है फिर वो जाता है उस ऑब्जेक्ट से। जैसे ये अगर चमगादड़ है, तो चमगादड़ यहाँ से ध्वनि फेंका, यहाँ पर कोई चीज़ है उससे वो टकराया और फिर ध्वनि जो रिटर्न आई, इसलिए पता लगा लेता है कि अच्छा ध्वनि इस स्पीड से जा रही है और इतने दूर में है बैठी हुई है। इसका मतलब है कि वो चीज़ हम लोगों से जो है वो इतना दूर है और इतने टाइम के बाद आया, तो हम उसको इतने समय में पकड़ सकते हैं। ऐसा करके मतलब वो पूरा कैलकुलेशन खुद कर लेती है, भले वो फिजिक्स नहीं पढ़ी है फिर भी। आगे अगर हम लोग बढ़ें, दिया हुआ क्या, टीवी की रिमोट में किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करा जाता है। कल ही हम लोग पढ़े थे। यहाँ हम लोग को दिया हुआ अलग अलग प्रकार के ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता कितनी होती है डेसिबल में, वो हम लोगों को यहाँ दिया हुआ। सबसे पहले साधारण बातचीत, ये हम लोग की 30 से 40 डेसिबल के आसपास तक की होती है। फिर अगर तेज़ बातचीत कर रहे हैं तो 50 से 60 डेसिबल। अगर तेज़ संगीत या फिर शोर अगर हम लोग सुन रहे हैं तो वो 80 डेसिबल से अधिक की आवाज़ को रहा रहा करेगी। फिर पैर और पत्तों की जो सरसराहट होती है वो 10 से 20 डेसिबल के आसपास तक की मात्र होती है। जो पुलिस या एम्बुलेंस का सायरन होता है वो 110 से लेके 120 डेसिबल के आसपास तक का होता है। जेट विमान जो होता है ये 140 से 150 डेसिबल के आसपास का होता है। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि जो लोग जेट विमान चला रहे होते हैं उनको कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के जो है वो हेडफोन पहने हुए रह रहे होते हैं ताकि उनको आवाज़ बाहर की जो है वो ना सुनाई दे। फिर औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने वगैरह में जो है वो कितने डेसिबल तक का शोर होता है? तो वो 100 से 120 डेसिबल तक आवाज़ आ रही होती है। ठीक है। आगे हम लोगों को दिया हुआ क्या कि महिलाओं की आवाज़ जो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण मतलब सुरीली होती है, श्रिल होती है। ठीक है।
महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य जो है अधिक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। और पुरुष का आवाज़ जो है वो ढपढपाते रहता है, मतलब लगता है कि थोड़ा भारी टाइप का आवाज़ है। क्यों? क्योंकि इनका आवाज़ तीक्ष्ण नहीं होता है, इनकी तारतम्य जो है बहुत ही कम हो रही होती है, इसलिए पुरुषों का आवाज़ उतना सुरीला नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग को दिया टेलीविजन ग्राही में, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन से विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये अवरक्त विकिरण का प्रयोग करा जाता है जो टेलीविजन ग्राही है उसके दूरस्थ नियंत्रण में। आगे दिया सितार और बांसुरी को जब एक ही स्वर पर बजाते हैं तो हम लोगों को ध्वनि की गुणता, मतलब साउंड के टिम्बर जो है इसके कारण पता चलता है कि हाँ ये जो है वो हम लोगों का सितार बज रहा है और ये बांसुरी बज रहा है। अगर ये इस सिर्फ ध्वनि गुणता को हटा दिया जाए तो हम लोगों को, अगर हम लोग सेम एक ही स्वर पर दोनों को बजा रहे हैं तो हम लोगों को दोनों सेम ही बराबर ही लग रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को कहा जाए ध्वनि में विभेद कैसे हम लोग पता लगाते हैं, ध्वनि के बीच का डिफरेंस कैसे हम लोग को पता चलता है, स्वरों के बीच का डिफरेंस, तो वो हम लोग ध्वनि गुणता के कारण पता लगा पाते हैं। आगे दिया हम लोग क्या, जल लोहा व नाइट्रोजन में गति के वेग, ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा, मतलब किसमें हम लोगों की ध्वनि कितनी स्पीड चल रही है उस चीज़ को हम लोगों को दिखाना है यहाँ पर। तो हमको पता है कि ध्वनि जो है हम लोगों की उसको मीडियम चाहिए होगी, तो जो मीडियम जितना डेंस रहेगा, मतलब जितना घना रहेगा उसमें ध्वनि उतनी ही तेज चल पाएगी। और अगर मीडियम हम लोगों का जितना कम घना है उसमें हम लोग की ध्वनि जो उतनी ही कम चल पा रही होगी। तो नाइट्रोजन सबसे कम है, क्यों? क्योंकि ये हवा है। फिर इसके बाद जल है जो कि लिक्विड है, और लोहा हम लोगों का क्या है, लोहा हम लोगों का सॉलिड है, मतलब वो हम लोगों का एक ठोस पदार्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा घना लोहा है, तो यहाँ ध्वनि सबसे तेज चल रही होगी। और नाइट्रोजन हवा है, सबसे कम घनी है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो सबसे धीमी आवाज़ हम लोग को सुनने को मिल रही होगी। आगे दिया है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल किस प्रकार से होगी, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो है वो ठोस में हम लोगों को देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जो है वो सबसे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल का क्रम क्या है, ऐसा हम लोगों को यहाँ कहा गया है। तो ये शायद गलती दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, फिर होती है द्रव, फिर होती है गैस, जो अभी तुरंत हम लोग ऊपर पर हैं। यहाँ हम लोग को दिया तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग जो धीरे धीरे करके घटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ध्वनि दिया हुआ है, क्या ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, ध्वनि कभी भी निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता हमेशा रहेगी ही रहेगी। फिर दिया हुआ हम लोग का क्या, कि ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है, तथा धातु में ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक होता है। इसका मतलब कि जो ऊपर में बताया है वो बिल्कुल हम लोगों का सही है। ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो गलत दे दिया गया है। ठीक है, ये उल्टा होना चाहिए, मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर जल में, और फिर जो है वो गैस में हम लोगों का रहेगा। आगे हम लोग को दिया हुआ कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम कर रहा होता है। एकॉस्टिक्स जो है वो किसके अध्ययन को कहा जाता है, एकॉस्टिक्स, तो ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर दिया ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो ध्वनि तरंगों का ध्रुवन जो पोलराइजेशन जो है ये नहीं हो सकता है, जबकि प्रकाश का पोलराइजेशन होता है। आगे ध्वनि का तारत्व पिच जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति पर जो है वो ध्वनि का तारत्व मतलब पिच डिपेंड कर रहा होता है। फिर प्रतिध्वनि इको जो है इसका कारण होता है क्या, तो इसका कारण ये किसके कारण से होता है, ये होता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण से। हम लोग की आवाज़ जो किसी दूसरी चीज़ से जाकर टकराई और फिर जो रिटर्न हम लोग तक आती है, इसी को हम लोग इको या प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। आइडिया पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, और हम लोग उसको सुन नहीं सकते। हम लोग सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति, और इस सारे के सारे मतलब इस रेंज के बीच में जो पार्ट है उसको हम लोग श्रव्य तरंग कहेंगे, मतलब सोनिक वेव कह रहे होंगे। ये हम लोग की जो है वो पराश्रव्य है, मतलब सुपर सोनिक है। और एक आता है सब सोनिक, सब सोनिक हम लोग के जो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को कह रहे होंगे हम लोग। ठीक है, आगे पराश्रव्य ध्वनि तरंग किनके द्वारा सुनी जा सकती है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो कुत्तों के द्वारा, डॉल्फिन मछली के द्वारा सुनी जा सकती है। देखते होंगे कुत्ते बैठे रहते अचानक से उठ के भौंकना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है वो उन पराश्रव्य तरंगों को, उन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को वो सुनते हैं, इसीलिए वो उठ के तुरंत भौंकना शुरू कर चुके होते हैं। ठीक है, फिर दिया हम लोग को क्या, कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कैसे होती है, वो हम लोग को लिखा हुआ है। एल्युमिनियम में देखें तो ये हम लोग के 6420 मीटर पर सेकेंड होती है, जो बहुत ही ज़्यादा है। फिर स्टील है जो 5960 होता है। लोहा में अगर देखें तो 5950 है। कांच या जो कि फ्लिंट कांच है वो 3980 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गमन करती है। जल जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल में जो है वो 1402 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है ध्वनि गमन करती है। फिर अगर हम लोग वायु को देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये 331 मीटर पर सेकंड
ऑक्सीजन में हम लोग के 316, हाइड्रोजन जो है वहाँ पर 1286, समुद्री जल में जो है 1533 और सामान्य जल में 1493 के स्पीड से 1493 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि गमन करती है। यहाँ भी यदि देखें तो अल्टीमेटली हम लोग को ये चीज़ पक्का क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा डेंस है वहाँ पर ध्वनि उतनी ही तेज़ी से गमन कर रही है, और जो जितनी कम डेंस है मतलब कम घनी है उसमें उतनी ही कम जो स्पीड है वो हम लोग को ध्वनि का देखने को मिल रहा है। तो बस इतने ही हम लोग के इस चैप्टर में थे। अगला चैप्टर हम लोगों का है साउंड, और उस चैप्टर के आने तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप बाकी सारे लेक्चर को देखेंगे।